कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ज़ाहिर बात है हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखें इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में और आज इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की और जो यूके है दैट इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 इयर्स मना रहा है, हम भी 75 इयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत-हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होके बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। गो को ये जो फ्लड्स हैं ये नेचुरल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बारिश है वो तकरीबन 193% ज़्यादा हुई। तकरीबन 200% ज़्यादा बारिश हुई पाकिस्तान में इस स्पेल में ये जो मानसून का था। अमूमन 4 स्पेल होते हैं, 9 स्पेल 8-9 स्पेल आ गए। इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा सारे का सारा जो मुल्क है वो ही बह गया और जितना पैसा हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था, उससे आधा तो जो है वो ऑलमोस्ट इस 2 हफ्ते में फ़ारिग हो गए। जितना इन्वेस्टमेंट हमने करवाई थी, अब हमारे ऊपर और इन्वेस्टमेंट और कर्ज़े चढ़ गए हैं। वो ये एक डिफरेंट स्टोरी है। अब मैं आपको ये जो बातें कर रहा हूँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको अब ये स्टोरी सुना रहा हूँ। देखें, इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है जी। ये जो पिछले 2021 के जो 3 मंथ्स थे अगर आप देखें, तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ही इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है दैट इज़ बेस्ड इन यूएस डॉलर्स। और इंडिया ने ये अपने पहले 1 क्वार्टर में ही चीज़ें बेहतर कर ली थी। इंडिया और ये बेसिकली जो आईएमएफ के फिगर्स हैं, मैं उनसे ये बातें अब ये इंग्लैंड की जो डिक्लाइन है, ज़ाहिर बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कल सफ़र कर रहा था तो सीएनएन सुन रहा था तो वो कह रहा था जनाब सीएनएन में वो आई थिंक सीएनएन कोई एक मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। आप देखिए आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू। ये एक रियलिटी है। अब ये जो यूके का जो डिक्लाइन है इंटरनेशनल रैंकिंग में, ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया से पैसा इंग्लैंड में जाता है, तो वो पैसा जो है वो अब लोग कंसर्न्ड हो जाएँ कि भई इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंज़र्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने बोरिस जॉनसन का अभी सक्सेसर चूज़ करना है और मेरा ख़्याल है वोटिंग-शोटिंग हो गई है, मंडे को वो सारा उन्होंने काउंट कर लेना है। अब ये जो अच्छा मज़े की बात है यूके की भी सिचुएशन देख लें, यहाँ वहाँ पे भी एक इंडियन रीजन का जो ऋषि सुनक है वो इज़ लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और अगर इंडिया उस वक़्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है, इंग्लैंड को क्रॉस करके कि वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये ज़ाहिर बात है ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है, ये बेसिकली वहाँ की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया, अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि वो अच्छा अब आप एक और चीज़ बताऊँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027 और ये आज है 2022 यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूँ कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीज़न बिहाइंड इज़ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी।
अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा ये वो, फिर उन्होंने रिज़ाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को को सँभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे 3 साढ़े $300 की जीडीपी हो, जहाँ पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, आईएमएफ के प्रोग्राम चल रहे हों, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को सँभाल सकता है? ये तो हमारे अक्लमंद सियासतदानों से कोई पूछे, जो सारा टाइम सिर्फ़ अपनी ईगो के लिए सियासत करते हैं। वो सियासत इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, तो वो कहते हैं मेरा हक है वज़ीर-ए-आज़म बनना क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। तो वो ना तो वो पार्लियामेंट को मानते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो अगर इंग्लैंड पीछे रह जाता है, इंग्लैंड की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वहाँ पे मसाइल पैदा कर सकती है, तो अब आप इमेजिन कर लें कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और ये बड़ा क्लासिकल केस है, ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन थी। ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन ही थी और फोरकास्ट था कि इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2027। लेकिन ये सिर्फ ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हालाँकि 2008 में आए, 2020 में पैंडेमिक आई, तब भी कोई मसला नहीं था। द इकोनॉमीज़ वर परफॉर्मिंग। यूके की इकोनॉमी जो है बेसिकली 2008 के क्राइसिस में एक दफ़ा नीचे गई, उसके बाद फिर अगेन 2020 में ये सारा टाइम टर्मॉइल रहा है। ये पैंडेमिक की वजह से और ये सारा और फिर एक दफ़ा ऊपर गई है इकोनॉमी, लेकिन वो जिसे आप कह लें कि मामलात जो है वो नहीं बन सके। तो 3.17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इंग्लैंड की उसकी क्या नाम है उसका इंडिया की। और अगर आप यूके की देख लें, तो वो भी इस वक़्त इतनी ही है 3.188 और उन्होंने उन्होंने क्रॉस कर ली है। ठीक है जी। अब ज़ाहिर-सी बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस हों। ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँगा। मैं एक द इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा एक जरीदा है, ब्रिटेन का ही है। उन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा और दैट वाज़ उसने एन ब्रेमर जो बेसिकली बड़ा बड़ा पढ़ा-लिखा और प्रेज़िडेंट है यूरेशिया ग्रुप का, उसने कहा कि दुनिया जो है, दुनिया 2032 में कैसी होगी? और दुनिया 2032 में कैसी होगी उसने बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने एक पैरा आई वाज़ रीडिंग इट मैं 2-3 दिन पहले ये पढ़ रहा था। मैं चाह रहा आपके साथ वो भी शेयर करूँ। वो कह रहा है कि उसने इयान ब्रेमर ने ये कहा कि भई ये जो आगे की दुनिया आ रही है, हालात खराब हो रहे हैं, मार्केट्स जो हैं वो जिटरी होंगी, जो है वो बेसिकली वो 21st सेंचुरी का ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था कि ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की क्या पोजीशन है, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की बात कर रहा था कि जो नॉर्थ है वो और साउथ में क्या मसाइल पैदा होंगे। चीज़ें स्लो हैं, इकोनॉमी स्लो है, मामलात ठीक नहीं रहेंगे, चाइना का राइज़ है और जिसे आप कह लें कि दुनिया डिस्टेबलाइज़ होगी। म्यूचुअली एश्योर्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन का वर्ड उसने इस्तेमाल किया कि ये चीज़ें होने वाली हैं और चाइना की मोनोपोली और बहुत सारी। लेकिन उसने एक चीज़ इंडिया के बारे में एक पैरा लिखा उसने और उसने कहा कि ये जो इंडिया है, दैट विल इमर्ज एज़ अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब आप इमेजिन कर लें कि जो ग्लोबल साउथ है, अगर आप दुनिया का मैप देखें, तो इसको वो डिवाइड करते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है जी? नॉर्थ में ज़ाहिर बात है वो सारे कहते हैं ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियली रिच हैं, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली स्टेबल हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यानी कि हर जगह वैसे नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट पॉलिटिकली स्टेबल हैं। तो वो समझते हैं कि ये जो ख़ासकर वो जो डेमोक्रेसी को फ़ॉलो करते हैं, वैसे तो रशिया में भी नॉर्थ में है लेकिन फिर भी पॉलिटिकली स्टेबल है एंड ऑल दैट। वो कह रहा है कि ये ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं, ये ठीक रहे। अब उसने जो बात की, उसने कहा इंडिया जो है वो इमर्ज करेगा ग्लोबल साउथ में एज़ अ लीडर। अभी तो वो कह रहे हैं कि जनाब दुनिया ये कह रही है कि चाइना को कंटेन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब? लेकिन जिसे आप कह लें कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कमर्शियल अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आगे सामने आ रही हैं। ठीक है जी? और इंडिया मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडिया मुल्क भी बड़ा है, मैन पावर भी बड़ी है, सो इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे आता है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक़्त तक रहते हैं कि नहीं रहते, अगले 10 साल में, 5 साल में कितना रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 2024 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे आ सकता है। और अगर 2024 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मोदी आते हैं, तो समझिए कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात 2030 तक बिल्कुल फ्रीज़िंग पॉइंट में। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ दोस्तों। पाकिस्तान के और
और इंडिया के ताल्लुकात 2030 तक बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट में मैं समझता हूँ। मैं नहीं समझता इसमें कुछ जो बेहतरी आएगी। ठीक है जी। अब देखिए कि जो इंडियन इकोनॉमी है में आते हैं अगर आप, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो तकरीबन उसका वो कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि 13% पे जो है वो चलेगी, ठीक है जी। और इंडियन इकोनॉमी के जो फ़ोरकास्ट है, वो कह रहे हैं कि मैं ब्लूमबर्ग देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी, हमारे पास फ़ोरकास्ट ये है टू ग्रो मोर दैन जैसे ना 7% से भी ज़्यादा 7% पे रह के चलेगी। ख़ैर एनी हाउ ये बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं और बड़े पैमाने पे ज़ाहिर बात है इंग्लैंड को एक मुश्किल तो आई है। और यूके की ज़ाहिर बात है जीडीपी जो है उसको भी इसमें दचका लगेगा, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा होगा, ये इंडिया के लिए ओवरऑल एज़ अ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब आप देखें कि पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा लेता है, इंडिया जो है वो आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट देता है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा रोक सकता है? पाकिस्तान को कितना ज़्यादा रोक सकता है, कितना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसले पैदा हो सकते हैं वहाँ पे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया अगर देखा जाए तो जीडीपी में तो इंडिया ने क्रॉस कर रहा है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जहाँ पे ज़ाहिर बात है इंडिया अभी यूके का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप देखें कि इंडिया जो है वो जैसे ग्लोबल साउथ का एक पावर हाउस के तौर पे इमर्ज कर रहा है। अब यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी इन सबको बड़े और तरीके से इंडिया को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। आज से 10 साल पहले जो इंडिया था वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था इन द वर्ल्ड। उस वक़्त भी यूके 5 साल यूके 5वें नंबर पे था। आज यूके जो है वो छठे नंबर पे है और इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आ गया है। सो दैट मेक्स द केस। इस केस को आप अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो ग्लोबल एक इंडिया का कॉन्फिडेंस है वो किधर जा रहा है और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इंडिया को उससे कितना एडवांटेज मिलेगा। इंडिया के अंदर बिलियनियर्स हैं, इकोनॉमी बड़ी है, बाहर से लोगों का ट्रस्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे भाई। वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार के सड़कों पे नहीं आ जाती, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को धमकाया नहीं जाता, वहाँ पे हाई कोर्ट्स को धमकाया नहीं जाता। हाँ, इंडियन मीडिया जो है दैट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट, वो एक माहौल बनाता है। लेकिन अदर दैन दैट लार्जली उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो कहीं न कहीं पे जाके पॉलिटिकल क्लास का कंसेंसस है। अगर इलेक्शंस के ऊपर कंसेंसस हो जाए, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमारे यहाँ तो इलेक्शन मैनेज होते हैं, इलेक्शन स्टेज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठाया जाता है, बिठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फ़ारिग कराया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको अंदर लाया जाता है, लीडर्स को फ़ारिग किया जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो सारे का सारा जो एक जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है लीडरशिप को रखने का, वो नहीं है और फिर लीडर बनाए जाते हैं। यानी कि हम तो लीडर बनाते हैं। मतलब एक लीडर होता है जो 15 साल पहले लीडर नहीं होता और बाद में पता चलता है कि अब ये लीडर बन गया है। और जब वो प्रॉपर एक लीडर बन जाता है तो फिर कहते हैं इसको नीचे लेके आओ क्योंकि अब ये लीडर हमारी बातें नहीं सुनता। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ जो मुदाखलत है सियासत के अंदर, अदारों के अंदर, ये सारी बातें हमारी रुकावट है और हम इसको अब समझ नहीं पा रहे और अब सिस्टम इतना फ्रेजाइल है कि अब अगर मैं मेरे जैसा बंदा ये समझता है कि अगर आप इसको यू कीप आप इसको अगर फ्री फॉल पे रख कर दें, ठीक है जी, आप इसको कहते हैं जी ऑटो पे लगा हुआ है तो सिस्टम कोलैप्स कर देगा। अब इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ है। अब अदालतें जो हैं वो डरती हैं इमरान खान से, मीडिया भी डरता है इमरान खान से। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी हर कोई डरता है। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरह जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं और किस तरह से वो जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं कि हर रोज़ एक नया तमाशा मुल्क के अंदर होता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड जैसा मुल्क जो कि 5वीं बड़ी इकॉनमी हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क कैसे कर सकता है? और एक और बात, हम अक्सर यहाँ पाकिस्तान में बात करते थे, लो जी, अब हमने इंग्लैंड को कहना है, अमेरिका को कहना है, हम इंडिया को हमारे साथ टेबल पे बिठाएँ। अब इंग्लैंड और अमेरिका की इतनी कैपेसिटी रह गई है कि वो इंडिया को कहें कि पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आती है, वो ये है कि अब तो पाकिस्तान मिडल ईस्टर्न ममालिक को कहता है कि आप इंडिया को हमारे साथ हमें कोई कंसेशंस लेके दें या हमारे साथ टेबल पे बैठें या कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चले या मिलिट्री सीबीएम्स हों। ये तो बैक चैनल पे चलता है
और ये एक वक़्त आएगा कि अभी तो इंडिया जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक के करीब होना चाहता है, मुसलमान दुनिया के करीब होना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी की सियासत है, पॉलिटिक्स है। वो क्यों करीब होना चाहता है? बिकॉज़ वो जो एक तासुर है कि जी ये हिंदू मुल्क है और ये मुसलमानों से दूर है और ओआईसी जो है वो जिस तरह वो कश्मीर में बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये तासुर ज़ाहिल करना चाहते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स है उनकी। नोबडी वुड अंडरस्टैंड और इससे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लेते हैं और उससे जितना इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठ के फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है, उसका भी उनको डबल एडवांटेज हो रहा है। सो वो दे आर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स इन मिडल ईस्ट। आप चले जाएँ मिडल ईस्ट में, कभी ट्रैवल करने का मौका मिले, यू विल फाइंड इंडियंस, मोर इंडियंस देन पाकिस्तानीज़ देयर। हर आपको पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियंस नज़र आएँगे वहाँ पे और वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं एंड आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पाकिस्तानीज़ देयर और उन्होंने कहा जितनी अच्छी जगहों पे जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है, जॉब्स हैं, इंडस्ट्री इंजीनियर्स हैं, सारे जो हैं वो इंडिया से लोग आए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं, सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। सो लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है और ये जो चीज़ें हैं, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे चलती हैं और क्या होती हैं। बट दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट दैट इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, and it crossed UK. Thank you very much.